हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। लास्ट लेक्चर जो था उसके अंदर हमने फ्लावर के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था। हमने देखा था कि सारे के सारे फ्लावर्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, है ना। उनके अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं, फीमेल गैमेट्स बनते हैं। फिर हमने ये स्टार्ट किया था कि रिप्रोडक्शन जो होता है उस दौरान मेल और फीमेल गैमेट्स जहां बनते हैं उन स्ट्रक्चर्स की हम बात करेंगे, है ना। हमने ये बोला था। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी, हमने बात किया था कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है ना, जिनको हम जो मेल गैमेट कैरी करते हैं, है ना, जो मेल गैमेट कैरी करते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो कहां बनते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। हमने ये देखा था, एंथर की स्ट्रक्चर देखी थी, हमने माइक्रोस्पोरेंजियम्स देखे थे। माइक्रोस्पोरेंजियम्स जो होती है जिनके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर क्या होती है, स्पेसिफिक सेल्स होती हैं। उन स्पेसिफिक सेल्स को क्या बोलते हैं हम बोलते हैं पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। वो मियोसिस करती है, मियोसिस करने के बाद वो क्या करती है, 4 माइक्रोस्पोर बनाती है। हर एक माइक्रोस्पोर क्या करता है, आगे चल करके एक मैच्योर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है। फिर अपने पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर भी देखी थी, हमने देखा था उसके ऊपर एक्साइन होती है जो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। कैसी है इसकी बात, वो जो स्पोरोपोलिन है वो स्टिल नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है ना, वो देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि जो इंटाइन जो होती है, उसकी इंटाइन जो होती है वो किसकी बनी होती है, वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, 2 सेल्स होती है, वेजिटेटिव सेल होती है, रिप्रोडक्टिव सेल होती है। रिप्रोडक्टिव सेल जो होती है वो आगे चल करके क्या करती है, 2 मेल गैमेट्स बनाती है, ठीक है ना। फिर अपने देखा था कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं कई बार क्या होते हैं जो एलर्जी क्रिएट करते हैं, ये देखा था आपने, देखा था पार्थेनियम जो होता है उसके पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो हे फीवर क्रिएट करते हैं। इसके अलावा हम पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उनको सिरप के फॉर्म में, टैबलेट्स के फॉर्म में भी लेते हैं, क्योंकि सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स एलर्जी क्रिएट नहीं करते। कुछ पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जो होते हैं वो स्टोर रहते हैं। उनकी जो वेजिटेटिव सेल होती है वो न्यूट्रिशन स्टोर करती है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको वायबल स्टेज में हम कैसे रख सकते हैं। हमने कहा था -196 डिग्री सेंटीग्रेड जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, हम उनको स्टोर करके रख सकते हैं लंबे समय तक, फिर उसका यूज कर सकते हैं हम प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के अंदर। यहां तक का जो प्रोसेस है वो हमने इस चैप्टर में देख लिया था। आज हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है जिसको हम पिस्टिल कहते हैं, ठीक है ना, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 12। हम बात करेंगे अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके अंदर हम 3 चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है पिस्टिल, जो मेन पार्ट होता है, ठीक है। उस पिस्टिल के अंदर हम पढ़ेंगे मेगास्पोरेंजियम जिसको हम ओव्यूल कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे एम्ब्रियो सैक के बारे में, ठीक है। यहां पर देखिए, ये फीमेल फ्लावर जो है वो दिखा रखा है, इसके अंदर फीमेल पार्ट है, और जो मेन पार्ट होता है इसका, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है पिस्टिल। पिस्टिल के क्या होता है, अगेन 3 टाइप्स होते हैं। देखिए, फर्स्ट जो सबसे ऊपर वाला होता है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, एंड द सेकंड इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, लंबी पतली डंडी की जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बोलते हैं स्टाइल, एंड द थर्ड वन जो कि सबसे बेसल पार्ट है, सबसे नीचे की तरफ है और थोड़ा सा फूला होता है, बल्ब पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ओवरी। तो जो पिस्टिल होता है ना, पिस्टिल, इसी का एक नाम और होता है, इसी को ना, पिस्टिल को हम क्या बोल देते हैं, कार्पल भी कह देते हैं, इसका नाम कार्पल कह देते हैं। और इसी का एक और नाम होता है, इसी को हम बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल, इसी को हम मेगा स्पोरोफिल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो पिस्टिल, उसको हम बोलते हैं कार्पल, और उसी का एक और नाम है मेगा स्पोरोफिल। और ये पिस्टिल के 3 पार्ट्स बताए मैंने, ठीक है। यहां पर जैसे ये वाला पोर्शन जो होता है ये पिस्टिल है, ये देखिए, इसके ऊपर वाला पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। इसके बारे में एक खास बात बताऊं तो ये स्टिग्मा जो होता है वो थोड़ा सा स्टिकी होता है, ठीक है ना, चिपचिपा सा होता है, ताकि वो पॉलन ग्रेन्स को क्या कर सके, अपने ऊपर चिपका सके। तो पॉलन ग्रेन्स इस जगह पर आकर के, स्टिग्मा के ऊपर आकर के लैंड कर जाते हैं और वहीं वो चिपक जाते हैं, ठीक है। और नीचे वाला जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, दैट सिलेंड्रिकल पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल, ठीक है। और जो सबसे बेसल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओवरी, करेक्ट। ये होता है, ये फीमेल पार्ट होता है जो किसी फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है। आपको पता है जो फीमेल पार्ट होता है ना, एक फ्लावर में एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर ये पिस्टिल जो है या कार्पल जो है, अगर कार्पल या पिस्टिल जो है अगर वो एक होता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो मोनोकार्पेलरी कंडीशन है।
लेकिन अगर ये पिस्टल्स जो होते हैं या कार्पल जो होते हैं वो अगर एक से ज्यादा हो जाते हैं तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं कि वो कंडीशन मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है। ठीक है ना, तो आगे दिखाया जाएगा, देखो यहां पर दिखाया होगा, देखिए। और अगर बाई चांस मल्टी कार्पेलरी कंडीशन आती है, मल्टी कार्पेलरी यानी एक से ज्यादा कार्पल्स होते हैं, और उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, वो जो पूरा का पूरा उनका जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, गाइनोशियम कह देते हैं। ठीक है ना, तो देखिए द गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। जो गाइनोशियम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टल, इसके अंदर एक सिंगल पिस्टल भी हो सकता है जिसको हम मोनोकार्पेलरी कंडीशन बोलते हैं, है ना, और मे हैव मोर देन वन पिस्टल, या फिर एक से ज्यादा पिस्टल्स, एक से ज्यादा कार्पल्स भी हो सकता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन बोल देते हैं। तो यहां पर आपको जो दिखा रखा है, ये जो फर्स्ट डायग्राम और जो सेकंड डायग्राम दिखा रखा है आपको, तो फर्स्ट डायग्राम में पता है क्या होता है, बहुत सारे कार्पल्स हैं जो आपस में फ्यूज हो चुके हैं। ठीक है ना, बहुत सारे कार्पल्स थे जो आपस में, यहां पर देखो ये फ्यूज हो चुके हैं, ये कार्पल्स सारे के सारे फ्यूज हो चुके हैं और इनकी एक कॉमन ओवेरी बन गई। ठीक है, लेकिन यहां इस जगह पर क्या दिखा रखा है, ये सारे के सारे पिस्टल जो है वो अलग अलग है, देखो है बहुत सारे लेकिन अलग अलग। ठीक है, तो पता है जब ये फ्यूज हो जाते हैं ना एक दूसरे के साथ में, जब पिस्टल बहुत सारे होते हैं और फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि वो सिन कार्पस कंडीशन है। सिन कार्पस कंडीशन बोलते हैं इसको। जब ओवरीज, बहुत सारी ओवरीज जो होती है वो एक मिल करके कॉमन ओवरी बनाती है और बहुत सारे पिस्टल्स जो होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि वो सिन कार्पस कंडीशन है। लेकिन यहां पर बहुत सारे पिस्टल हैं, बहुत सारे कार्पल्स हैं, लेकिन क्या है, ये सारे के सारे अलग अलग हैं। देखो कोई भी आपस में फ्यूज नहीं हुआ। देखो ये नीचे वाला पार्ट जो है वो इसका ओवरी वाला पार्ट है, सबके अंदर ये ओवरी जो है वो अलग अलग है। ऐसी कंडीशन जो होती है उसको हम एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। तो यहां देखो नीचे लिखा रखा है, व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टल्स मे बी फ्यूज्ड टुगेदर, यानी हो सकता है वो एक दूसरे के साथ में क्या करे, फ्यूज हो जाए, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिनकार्पस कंडीशन कहते हैं। और मे बी फ्री, और हो सकता है एक दूसरे के साथ वो फ्री रहे, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एपोकार्पस कंडीशन कहेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो है वो सिनकार्पस को रिप्रेजेंट करता है, ये सिनकार्पस को रिप्रेजेंट करता है, यहां लिखा हुआ सिनकार्पस, और ये वाला जो पोर्शन होता है वो एपोकार्पस को उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर ये सिनकार्पस है, ओवरीज जो होती है, पिस्टल्स जो होते हैं वो फ्यूज हो चुके हैं यहाँ पे, और ये एपोकार्पस कंडीशन है जिसके अंदर पिस्टल्स बहुत सारे हैं बट वो एक दूसरे से सेपरेट हैं, अलग अलग है। करेक्ट, आगे चले, देखिए फिर वही बात है, ईच पिस्टल हैज थ्री पार्ट्स, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो पहले बता दिया, द स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। अभी पीछे मैंने बताया था ना, मैंने कहा था कि यहां पर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो लैंड करते हैं कहां, स्टिग्मा के ऊपर, इस जगह पर वो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो लैंड कर जाते हैं। करेक्ट, द स्टाइल इज एलोंगेटेड एंड द सिलेंड्रिकल पार्ट beneath the स्टिग्मा, यानी कि स्टिग्मा के ठीक नीचे की तरफ क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड स्टाइल, एंड द बेसल बल्क्ड पार्ट ऑफ द पिस्टल इज द ओवरी। जो बेसल पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये ओवरी है। तो यहां पर ये हमने बात पढ़ी पिस्टल या कार्पल के बारे में। तो ये देखो, इसको हम पिस्टल भी बोल देते हैं या कार्पल भी कह देते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, फिर बता देता हूं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के तीन पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, ये पिस्टल के पार्ट होते हैं या कार्पल के पार्ट होते हैं। कार्पल अगर एक हो मोनोकार्पेलरी, एक से ज्यादा हो मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, अगर बहुत सारे कार्पल्स होते हैं, ठीक है, और अगर वो आपस में फ्यूज हो जाए तो सिनकार्पस कंडीशन। लेकिन अगर वो एक दूसरे के साथ फ्रीली रहे, यानी एक दूसरे के साथ तो है लेकिन वो एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं हुए, तो उस कंडीशन को बोलेंगे एपोकार्पस कंडीशन। ठीक है, इतना पढ़ा है अपना ने। अब हम मेन चीज जो है वो यहां पढ़ेंगे इस ओवरी के बारे में, कि इस ओवरी के अंदर क्या होता है सर, वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो फर्स्ट पार्ट था पिस्टल, वो खत्म होता है। ये पिस्टल वाला पार्ट जो था, ये पिस्टल, ये कंप्लीट होता है। देखो अब एक चीज बताता हूं आपको, ये बोलता है कि इनसाइड द ओवरी देयर इज अ ओवेरियन कैविटी, जिसको हम लॉक्यूल भी बोल देते हैं। ओवरी जो होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, कुछ स्पेस होता है जिसको हम ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल कह देते हैं। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। तो ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया इज कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, यहां पर क्या हो सकते हैं, ओव्यूल्स हो सकते हैं। इसको समझाने से पहले ना मैं आपको छोटा सा डायग्राम बता देता हूं। ठीक है ना, उस डायग्राम से आपको थोड़ी सी
हेल्प मिलेगी इस चीज को समझने के लिए। देखो पहले अभी अपनों ने ये चीज देखी, ठीक है ना, ये कार्पल था, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये कार्पल है, ओके, ये इसका ओवरी वाला पार्ट, करेक्ट। इस ओवरी वाले पार्ट को अगर मैं थोड़ा सा जूम करके देखूं, यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकालूं, ये कुछ ऐसा है, ये ओवरी, ठीक है। इस ओवरी के अंदर क्या होता है पता है क्या? इस ओवरी के अंदर छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर्स लगी होती है, ऐसे छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स लगी होती है। हाँ, इनका अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है, ठीक है, मैंने इसे बताया सिर्फ, छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर्स हो सकती है, ठीक है। तो अंदर की जो कैविटी होती है ना इसकी, उसको हम क्या बोल देते हैं? लॉक्यूल बोल देते हैं, इसको मैंने लॉक्यूल बोल दिया, ठीक है, या ओवेरियन कैविटी कह दिया, ठीक है। इस ओवेरियन कैविटी के अंदर की तरफ क्या मिलता है? छोटे छोटी स्ट्रक्चर मिलती है। इन छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स को पता है क्या बोलते हैं? इन छोटी स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं ओव्यूल, ये ओव्यूल होते हैं, ये ओव्यूल, ठीक है ना। पता है ओव्यूल जो होते हैं उसका काम क्या होता है? ओव्यूल जो होते हैं वो आगे चलकर कन्वर्ट होते हैं सीड के अंदर, आगे चलकर के वो सीड का फॉर्मेशन करते हैं, सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको पता है अगर किसी ओवरी के अंदर एक ओव्यूल है तो उसके अंदर सीड भी एक ही बनेगा। क्यों? क्योंकि सर ओव्यूल जितना होगा उतना ही तो सीड बनेगा, ओव्यूल ही तो आगे चलकर सीड में कन्वर्ट होता है ना। तो यहां पर क्या होगा? एक ओव्यूल जो होता है, एक ओव्यूल अगर एक ही होगा तो आगे चल के उस फ्रूट के अंदर सीड भी एक ही बनेगा, फॉर एग्जाम्पल है मैंगो, ठीक है। लेकिन अगर ओव्यूल्स के नंबर बहुत सारे हुए तो आगे चल करके जो फ्रूट बनेगा उस फ्रूट के अंदर सीड्स के नंबर भी तो बहुत ज्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया पपाया, पपीता, ठीक है, इसके अलावा और ले लिया मैंने वाटरमेलन, तरबूज, ठीक है। तो उनके अंदर क्या होता है? यहां पर ओव्यूल्स के नंबर बहुत सारे होते हैं तो सीड्स भी ज्यादा बनेंगे। तो पता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? ये ओवरी जो होती है, ये ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है और इस ओवरी के अंदर लगे हुए जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में कन्वर्ट होते हैं। तभी तो हमें हमेशा फ्रूट के अंदर सीड लगे हुए मिलते हैं, है ना, क्योंकि ओवरी जो होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट होगी, ओवरी के अंदर लगे हुए जो छोटे छोटे ओव्यूल्स हैं वो सीड में कन्वर्ट होंगे, तो फ्रूट के अंदर हमें सीड मिलेगा, ठीक है ना। तो अब हमें करना क्या है? अब हमें जो ये एक ओव्यूल होता है ना, एक ओव्यूल, इसकी स्ट्रक्चर देखनी है। तो अभी जो मैंने ओवरी बनाई है ना उसके अंदर तो बहुत सारे ओव्यूल्स बना दिए मैंने। तो पता है ये वाला जो होगा ये वैसे ओव्यूल होंगे जिसके अंदर आगे चल करके बहुत सारे सीड बनेंगे। हो सकता है ये पपाया का हो, देखा होगा आपने, पपाया जब हम काटते हैं ना तो साइड साइड में सीड्स लगे होते हैं बहुत सारे, तो ये पपाया का। लेकिन आगे जब मैं समझाऊंगा आपको एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर तो मैं एक ऐसी ओवरी बनाऊंगा जिसके अंदर ओव्यूल सिर्फ एक ही होता है, ठीक है ना। तो एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर समझने में क्या होगा? थोड़ा आसानी रहेगा, ठीक है। तो ये ओव्यूल जो है इसकी स्ट्रक्चर जो है वो अपने देखेंगे। देखो अब ये समझते हैं, सुनना। इनसाइड द ओवरी देयर इज अ ओवेरियन कैविटी जिसको हम लॉक्यूल बोलते हैं, ठीक है सर। यहां पर अंदर की तरफ मैंने बता दिया कि ये लॉक्यूल, करेक्ट। उसके बाद आगे चलते हैं। The placenta is located in the ovarian cavity. प्लेसेंटा अभी बताता हूं, देखो कहां होता है। प्लेसेंटा वो जगह होती है जहां से क्या होता है, ये ओव्यूल्स जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, इस जगह से जुड़े हुए होते हैं। यहां प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, यहां इस जगह पर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। अब देख लो यहां प्लेसेंटा दिखा रखे, ये प्लेसेंटा है, यहां से क्या अराइज हो रहे हैं? यहां से ओव्यूल अराइज हो रहे हैं, ठीक है। यहां से ओव्यूल जो है वो निकल रहे हैं और ये जो ओव्यूल है इन्हीं का एक और नाम होता है क्या? मेगास्पोरेंजिया, ठीक है ना। बहुत सारे मेगास्पोरेंजिया है, देखो यहां पे लगे हुए। सिंगल होता है तो मेगास्पोरेंजियम कह देते हैं। याद करो ऐसा ही कुछ अपनों ने माइक्रो के लिए पढ़ा था, माइक्रो में माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। जब हमने एंथर को काटा था तो उसके अंदर 4 सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही थी, हर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर को क्या बोला था? माइक्रोस्पोरेंजियम। और अगर चारों की चारों को एक साथ बोलते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं ना। एग्जैक्टली ऐसे ही यहां पर ये जो है वो मेगास्पोरेंजिया है और सिंगल हो जाएगा तो मेगास्पोरेंजियम। माइक्रो वर्ड है ना, माइक्रो वर्ड मेल के लिए आता है और जो मेगा वर्ड होता है, ठीक है ना, वो फीमेल के लिए आता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए,
तो यहाँ पर क्या होगा, प्लेसेंटा से मेगास्पोरेंजिया जो होती है वो निकलती है और उनको कॉमनली क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोल देते हैं। अब आपको पता है ओव्यूल आगे चल करके क्या बनाएगा, ओव्यूल आगे चल करके सीड में कन्वर्ट होगा, सीड बनाएगा। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवेरी मे बी 1, एक हो सकते हैं ओव्यूल्स के नंबर, अभी बताए थे मैंने। व्हीट, पैडी और मैंगो, चावल, गेहूं और आम, उनके अंदर सीड्स एक एक ही होते हैं। 2 मैनी, कई बार ओव्यूल्स के नंबर कितने हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे कि पपाया, ओके, वाटरमेलन, ओके, ऑर्चिड। ऑर्चिड जो होता है ना वो एक लार्ज फ्लावर होता है, बड़ा सा फ्लावर होता है, ठीक है। इसका ऑर्नामेंटल यूज बहुत किया जाता है, ठीक है, सजावट के लिए यूज बहुत ज्यादा होता है। ऑर्चिड जो होता है इसमें भी क्या होता है, बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो ये चीजें जो है ओव्यूल्स के नंबर एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, ओके। अब हम बात करेंगे एक मेगास्पोरेंजियम यानी एक ओव्यूल के बारे में, ठीक है। यहाँ ओव्यूल की स्ट्रक्चर मैंने पीछे बनाई हुई है, ठीक है। ये देखिए ये एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। इसको समझाने से पहले ना मैं एक अपनी तरफ से एक डायग्राम बना देता हूं, फिर इसको समझाऊंगा, ठीक है। देखो सुनो, माना कि ये एक ओवरी है, एक ओवरी, ओके, और इसके अंदर माना कि ये एक ओव्यूल लगा हुआ है, ओके। मैंने कहा था ना मैं अभी जो ओवरी बताऊंगा उसमें एक ही ओव्यूल लगा होगा, ओके। तो इसमें सीड कितना बनेगा, सीड कितने बनेंगे, एक ही सीड बनेगा इसके अंदर, ये ओव्यूल है, ठीक है ना। अगर मैंने क्या किया, इस ओव्यूल का एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटा, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन यानी कि यूं काटा उसको मैंने अंदर से, ठीक है। ये है, जैसे मान लो ये इस जगह पर ये ओव्यूल लगा हुआ था, ठीक है। ये जो ओव्यूल था इसको मैंने क्या कर दिया, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काट दिया मैंने इसका, यूं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काट दिया। तो क्या होगा सर, इसका हाफ पार्ट अलग हो जाएगा और इसके अंदर क्या है, अंदर का जो भी मटेरियल है वो मेरे को दिखने लगेगा क्या, हाँ दिखने लगेगा ना। तो देखो क्या होगा, ऊपर से जैसे मैंने लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटा इस ओव्यूल का, ये यहाँ ऐसे लगा हुआ था, मैंने लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटा तो इसका हाफ पार्ट अलग हो गया। जैसे इसका हाफ पार्ट अलग हो गया, अंदर की तरफ इसके अंदर जितना भी मटेरियल था वो सब मुझे दिखने लगा। तो मैं बताता हूं अंदर की तरफ से वो कैसा दिखता है, देखो। ये तो थी ओवरी, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे छोटा सा प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा छोटा सा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, यहां से एक पतली सी स्ट्रक्चर निकलती है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, यू ऐसे, करेक्ट। देखो ये ओव्यूल बनाया मैंने, जैसे मैंने उसको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटा, मुझे अंदर से इतनी सब कुछ चीजें दिखने लगी, इसके अंदर इतना सब कुछ। अब क्या होता है, अंदर की तरफ कुछ ऐसे बहुत सारी सेल्स लगी हुई होती है, बहुत सारी सेल्स लगी हुई होती है, ठीक है ना। याद है जैसे अपनों ने ना माइक्रोस्पोरेंजियम में किया था ना, माइक्रोस्पोरेंजियम याद है, उन्होंने बनाए थे कि 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। मैं एक बार आइडिया देता हूं, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बनाए थे अपनों ने। इन चारों माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर यहां पर अपनों ने बताया था कि एक टिश्यू होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू बताया था ना, ऐसे स्पोरोजीनस टिश्यू बताया था, जिसकी हर एक सेल जो होती है वो आगे चल करके क्या करती है, 4 माइक्रोस्पोर बनाती है। ऐसे ऐसे चारों में थे, है ना। जैसे ही यहां पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दी, इनको माइक्रोस्पोरेंजिया बोला था ना अपनों ने, है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया। वैसे ये क्या है, ये ओव्यूल है जिसको हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इसको मैं हटा देता हूं एक बार, ध्यान से देखते रहना, बस सब समझ में आएगा, देखना। अब यहां पर अंदर की तरफ जो सेल्स लगी हुई दिखाई दे रही है ना, ये सारी की सारी सेल्स जो होती है, इनका जो ग्रुप होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस, इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस, के यहाँ न्यूसेलस है ये, ठीक है। और इसकी हर एक सेल जो होती है उसको हम बोलते हैं ये न्यूसेलर सेल्स है, ये न्यूसेलर सेल्स है, पूरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूसेलस, करेक्ट। इसके बाहर की तरफ जो आपको 2 कवरिंग दिखाई दे रही है, दिख रही है 2 कवरिंग, ठीक है, ये ओव्यूल की कवरिंग होती है। ऐसा लगता है कि ओव्यूल जो है ना उसको मैंने कवर कर दिया, उसके ऊपर कवर चढ़ा दिया मैंने ओव्यूल के ऊपर, ठीक है ना। और कवर भी कितने हैं, 2 कवर है,
दो कवर चढ़ाए। इन दोनों कवर को पता है क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। जो सबसे बाहर वाला है उसको हम बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट। ये आउटर इंटेग्यूमेंट है। और जो अंदर वाली है वो क्या है? इनर इंटेग्यूमेंट है। वो इनर इंटेग्यूमेंट बता देता हूं। ठीक है, आपको है ना अंदर की तरफ जो दिखाई दे रही है वो है न्यूसेलस। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस है करेक्ट। अब पता है आपको इस न्यूसेलस के बीच में यहां पर न्यूसेलस के बीच में एक ऐसे ओवल शेप स्ट्रक्चर होती है। इससे बनाता हूं मैं, ब्लू पेन से भी नहीं, ग्रीन पेन से बनाता हूं। यहां ये एक स्ट्रक्चर होती है, ऐसी स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। एम्ब्रियो सैक तुम यूं समझ सकते हो कि ये एक छोटा सा एम्ब्रियो का रूम है। इधर क्या होगा, इस जगह पर क्या होगा, प्लांट का एम्ब्रियो बनेगा। प्लांट का जो एम्ब्रियो होता है ना वो इस जगह पर बनता है, इसलिए इसको हमने बोल दिया एम्ब्रियो सैक। इसी का एक और नाम होता है, मेल गैमेटोफाइट, सॉरी फीमेल गैमेटोफाइट, मेल नहीं फीमेल गैमेटोफाइट। मेल पार्ट चल रहा है ना, ठीक है ना, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। याद है मेल गैमेटोफाइट किसको बोला था? पॉलन ग्रेन को। पॉलन ग्रेन्स को हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है ना, पॉलन ग्रेन्स जो है उसके पास दो मेल गैमेट होते हैं। ठीक है ना, इसीलिए उसको मेल गैमेटोफाइट बोला। और यहां पर पता है क्या होता है, यहां पर एक फीमेल की एक एग सेल होती है, इसीलिए इसको फीमेल गैमेटोफाइट बोल दिया। ठीक है ना, ये मैं बाद में बताऊंगा, इसकी पूरी स्ट्रक्चर जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी बस इतना ध्यान से सुनना, इतना ध्यान से सुनो कि सबसे बाहर ये जो ओव्यूल होता है, इसको जैसे ही मैंने एलएस काटा, जैसे ही मैंने उसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटा, मैं यहां लिख देता हूं, जैसे मैंने एलएस काटा तो मुझे दिखा कि सबसे बाहर की तरफ तो क्या है, दो कवरिंग मिल रही है, उनको इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। सबसे बाहर वाली को क्या बोल दिया, आउटर इंटेग्यूमेंट कह दिया। ठीक है, और अंदर वाली को बोल दिया इनर इंटेग्यूमेंट। करेक्ट। फिर उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी सेल्स जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली पैक्ड लगी हुई है, उसको हमने बोल दिया न्यूसेलस। ये जो न्यूसेलस की सेल्स जो होती है ना, ये फूड स्टोर करती है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या होता है, फूड स्टोर रहता है। फिर इसके अंदर की तरफ अगर हम बात चले तो यहां पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक जो होता है उसी का एक और नाम हो जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। और बताता हूं, सुनना ध्यान से सुनते रहे। ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है जहां पर इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट है, दिख रहा है, ये इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइक्रोपाइल। इसको ना हम माइक्रोपाइल बोलते हैं, इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल ये वो जगह है जहां पर इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इंटेग्यूमेंट्स जब एब्सेंट होते हैं तो क्या होगा, ये माइक्रोपाइलर रीजन जो होता है उसके पास अगर कोई भी चीज एंटर करनी होगी ओव्यूल के अंदर तो वो इस जगह से जाकर के एंटर करेगी। ठीक है ना, इस पूरे ओव्यूल में अगर कहीं पर कोई एंट्री वाली या एंट्री वाला गेट है तो वो गेट कौन सा है, ये है माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, इस माइक्रोपाइल के ठीक ऑपोजिट पार्ट में, इस माइक्रोपाइल का ठीक ऑपोजिट पार्ट, ये वाला ठीक ऑपोजिट पार्ट, इसको हम बोलते हैं, ये वाला रीजन जो होता है इसको हम बोलते हैं कैलाजा। इसको हम बोलते हैं कैलाजा। ये जो कैलाजा जो होता है ना, ये वाला पोर्शन जो होता है, ये बोलते हैं कि ये ओव्यूल का बेसल पार्ट है, ये ओव्यूल का आधारीय भाग है। क्यों झूठ बोल रहे हो सर, सबसे ऊपर की तरफ लगा हुआ है, कहां का आधारीय, कौन सा बेसल पार्ट होता है? बेस का मतलब तो नीचे होता है ना, इसका मतलब तो हमेशा नीचे होता है, ये तो सबसे ऊपर लगा होता है, बेसल पार्ट कैसे हो गया? सुनो ध्यान से सुनो, एक्चुअली क्या होता है, ये जो ओव्यूल होता है ना, ये ओव्यूल ऐसा मानता है कि शुरुआत में जब इसका डेवलपमेंट हुआ था अर्थ पे, जब प्लांट्स आए थे, ठीक है ना, उस समय ये जो ओव्यूल था वो यूं ऊपर की तरफ लगा हुआ था, ऐसे था कि इसका जो ये माइक्रोपाइल वाला एरिया है ना, ये ऊपर की तरफ था ऐसे, और ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन था कैलाजा। क्या ये बेसल पार्ट है? हाँ सर, ये बेसल पार्ट है। ये ऊपर की तरफ जो छेद दिख रहा है आपको, ये ऊपर की तरफ जो है, ये क्या है, ये है माइक्रोपाइल। और उसके बाद क्या है, ये वाला जो पोर्शन है, इसका बेस पोर्शन जो है, बेसल पार्ट जो है, वो कौन सा है, ये कैलाजा है। उसके बाद क्या हुआ, एवोल्यूशन के टाइम पर, ठीक है ना, धीरे धीरे कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, ये यू 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 180 डिग्री यू ऐसे झुक गया,
ठीक है ना। तो बताओ क्या माइक्रोपाइल नीचे आ गया क्या, है ना, माइक्रोपाइल जो है वो नीचे की तरफ आ गया। जब माइक्रोपाइल नीचे आया तो क्या ये जो कैलाजल वाला पार्ट है क्या ये ऊपर की तरफ आ गया क्या, यहां ऊपर की तरफ आ गया। पहले ऐसा था, है ना, पहले यूं था, तो ये कैलाजा है, ये माइक्रोपाइल। लेकिन धीरे धीरे जब 180 डिग्री पर ये चला गया, ठीक है, तो 180 डिग्री पर जब ये घूम गया तो क्या ये कैलाजल वाला पार्ट ऊपर आ गया क्या, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट कैलाजल है, ये वाला पार्ट जो है वो माइक्रोपाइल है। तो रहा तो अब भी बेसल पार्ट ही ना, है तो ये बेसल पार्ट ही, ठीक है ना, है तो बेसल पार्ट ही है, क्योंकि माइक्रोपाइल नीचे चला गया, इसमें बेचारे की इसकी क्या गलती। तो बताओ क्या ये जो कैलाजल वाला पार्ट है, कैलाजल वाला पार्ट अब भी बेसल पार्ट है क्या, हाँ अब भी बेसल पार्ट है ये, बस ये यू 180 डिग्री पे चला गया तो ये वाला पार्ट जो है वो सबसे ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं कैलाजा जो होता है वो बेसल पार्ट होता है किसी ओव्यूल का, ठीक है ना। देखो अब बताता हूं आगे की तरफ, और आगे चलते हैं। देखो ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, इस पोर्शन को हम बोलते हैं प्लेसेंटा, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा, ओके, ये प्लेसेंटा है। फिर यहां से देखो एक पतली सी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, दिख रही है क्या, इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल, ये होती है फ्यूनिकल, इसको फ्यूनिकल कहते हैं। और एक जॉइंट आपको दिख रहा होगा, एक जॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये रहा वो जॉइंट जहां पर ये फ्यूनिकल जो हो रही है वो खत्म हो रही है, और ये हमारा जो पूरा ओव्यूल है, ये पूरा ओव्यूल स्टार्ट हो रहा है। तो वो पोर्शन जहां पर फ्यूनिकल एंड होता है और ओव्यूल जो है वो स्टार्ट हो रहा है, इस जॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम, इसको हाइलम बोलते हैं, एनसीईआरटी लिखती है हाइलम इज अ जॉइंट ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, यानी कि ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जो जॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम कह देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना ये समझनी बहुत जरूरी होती है। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको, ठीक है। क्या हुआ, देखो ये ओव्यूल था, ठीक है, ओवरी के अंदर लगा हुआ है। इस ओव्यूल का जब एलएस काटा गया, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटा गया, तो मुझे इसके अंदर की तरफ इतना सब मटेरियल दिखता है। सबसे बाहर की तरफ दिखेंगे आउटर और इनर इंटेगुमेंट्स, ठीक है। उसके बाद कुछ टिश्यू दिखेंगे जिसके अंदर फूड स्टोर रहता है, न्यूसेलस। उसके अंदर दिखेगा मुझे एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक का दूसरा नाम फीमेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। उसके बाद वो पोर्शन जहां पर इंटेगुमेंट्स एब्सेंट होता है, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का ठीक ऑपोजिट पार्ट चलाजा, चलाजा जो होता है वो ओव्यूल का बेसल पार्ट है, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये पोर्शन जो होता है इसको प्लेसेंटा बोलते हैं, जहां से ये ओवरी से अटैच रहता है। उसके बाद ये पतली सी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल जो होता है, अगर मैं बात करूं आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलने के बाद जहां पर ओव्यूल स्टार्ट होता है उस जॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम। ये इतनी स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर पूरी की पूरी ओव्यूल को रिप्रेजेंट करती है, ये स्ट्रक्चर है ओव्यूल और इसके पार्ट। अब मैं वो डायग्राम पे आता हूं जो पीछे की तरफ दे रखा है, ठीक है ना। इस डायग्राम को एक बार अच्छे से देख लो आप, ठीक है ना। इसके बाद वापस पीछे वाले डायग्राम पे आते हैं जो कि बुक ने दे रखा है वैसा वैसा, ठीक है। तो मैं इस डायग्राम पे आता हूं वापस से, देखो क्या रहा वो डायग्राम। ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन आगे की तरफ अगर मैं बात करूं, ये फ्यूनिकल है, ठीक है। ये पतली स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ना फ्यूनिकल। ये ऊपर की तरफ अगर मैं चलूं, ऊपर की तरफ ये दो पार्ट दिख रहे होंगे, इंटेगुमेंट्स है, आउटर और इनर इंटेगुमेंट्स है, ठीक है। ये माइक्रोपाइलर एंड है, जहां पर देखो इंटेगुमेंट्स एब्सेंट है, ये माइक्रोपाइल है, ये रहा माइक्रोपाइल, ठीक है। माइक्रोपाइल का ठीक ऑपोजिट पोर्शन क्या, चलाजल एंड या कैलाजा बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद ये पूरा पोर्शन दिख रहा है आपको, बहुत सारी सेल्स दिख रही है आपको, ये होता है न्यूसेलस, ओके, ये न्यूसेलस है। उसके अंदर की तरफ ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको क्या बोल देते हैं, इसको एम्ब्रियोसेक क्या देते हैं, मेरा एम्ब्रियोसेक। ये वाला पोर्शन, ये देखना, ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन दिख रहा है आपको, ये एम्ब्रियोसेक है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा, ये देखो जो जॉइंट दिख रहा है आपको फ्यूनिकल का और ओव्यूल का, ये जो जॉइंट दिख रहा है दैट इज कॉल्ड हाइलम। ये एक ओव्यूल और उसके अंदर प्रेजेंट रहने वाली स्ट्रक्चर है। जब मैंने उसका एलएस काटा तो मुझे इतना सब कुछ उसके अंदर दिखा, ठीक है। तो अब मैं उसकी स्ट्रक्चर बताता हूं, जैसा हमने पढ़ा है एग्जैक्टली उसकी स्ट्रक्चर जो है उसकी थ्योरी वैसी ही है। देखो द मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल की स्ट्रक्चर हम उसकी बात करेंगे। ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ अ स्टॉक इज कॉल्ड फ्यूनिकल। यानी कि फ्यूनिकल जो होता है, ये देखो फ्यूनिकल की हेल्प से ये
ये देखो ये फ्यूनिकल है ना, फ्यूनिकल, इसके हेल्प से ये कहां से जुड़ा हुआ है, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है ना। आगे देखिए, द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल, द रीजन इज कॉल्ड हाइलम। जो बॉडी पोर्शन, जो कि ये देखो ये बॉडी पोर्शन, ये बॉडी पोर्शन जो होता है ये ओव्यूल है, इसका वो जो बॉडी पोर्शन जो होता है वो फ्यूनिकल के साथ अटैच रहता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइलम कहते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली एज इट इज लाइन से जिस पर क्वेश्चन आते हैं। Thus the hilum represents the junction between ovule and funicle, है ना, फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का जंक्शन है कौन कौन, हाइलम। Each ovule has one or two protective envelopes called integuments। ठीक है ना, हर एक ओव्यूल के ऊपर क्या होता है, एक या दो इंटेग्यूमेंट की लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद इंटेग्यूमेंट्स encircle the nucellus except the tip where the small opening is called micropyle is organized। अब देखो इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं वो पूरे का पूरा न्यूसेलस जो होता है उसको इंसर्कल किए हुए होते हैं, उसको क्या किए हुए होते हैं, कवर अप किए हुए होते हैं। ठीक है, देख लो ये रहा न्यूसेलस, है ना, न्यूसेलस, ये रहा न्यूसेलस, उसको पूरा कवर किए हुए हैं लेकिन एक जगह को छोड़ करके। ठीक है ना, ये टिप पार्ट बोला है, एनसीईआरटी बोलती है टिप पार्ट है, क्यों है, अरे पहले शुरुआत में तो ये ऐसे मानते हैं ना कि ये ऊपर की तरफ था, तो टिप पार्ट यही तो हुआ इसका। ठीक है, इसको हमने बेसल बोला तो ये टिप पार्ट हुआ ना, चाहे भले ये नीचे हो, पर वो इसकी गलती कि वो 180 डिग्री पे घूम गया, तो ये रहेगा तो टिप पार्ट ही ना, तो ये टिप पार्ट है, तो ये क्या हो गया, बेसल पार्ट हो गया। तो टिप पार्ट जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, ये माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जहां पर इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं। ऑपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड द चलाजा, ऑपोजिट एंड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, चलाजा, रिप्रेजेंट्स द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो वो ओव्यूल का क्या होता है, सबसे बेसल पार्ट होता है। ओके, इसके बाद देखिए कुछ और पॉइंट्स। Enclosed with the integuments is a mass of cells is called nucellus। यानी कि जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं वो जिस चीज को कवर किए हुए रहते हैं कौन सा होता है, न्यूसेलस बोलते हैं उसको। Cells of the nucellus have the abundant reserve food materials। देख लो यहां पर फूड मटेरियल्स जो होते हैं वो रिजर्व रखती है कौन, न्यूसेलस सेल्स। Located in the nucellus the embryo sac और फीमेल गैमेटोफाइट, देख लो ये रहा न्यूसेलस के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट जिसको हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ओके, ये रहा सब। An ovule generally has a single embryo sac formed from megaspore। जनरली एक ओव्यूल जो होता है उसके अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक होता है, एक ही एम्ब्रियो सैक होता है एक ओव्यूल के अंदर जनरली, जो कि किससे बनता है, जो कि बनता है मेगास्पोर से। ठीक है, अब सर ये मेगास्पोर नाम की क्या चीज है ये बताएं हम। अब मैं आगे बताऊंगा कि मेगास्पोर क्या होता है और उससे कैसे बनता है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एक प्रोसेस आएगी मेगास्पोरोजेनेसिस, इसको समझाने से पहले मैं फिर अपना डायग्राम लेके आऊंगा। ठीक है, देखो सुनना ध्यान से। अभी ना अपनों ने एक ऐसी स्ट्रक्चर लिखी थी, याद हो तो। ये देखी थी स्ट्रक्चर, है ना, क्या बोला था इसको, न्यूसेलस कहा था, है ना। इसके बाहर की तरफ क्या मिलता है हमें, इंटेग्यूमेंट्स मिलते हैं। चलो एक बार के लिए मैं ऐसे इंटेग्यूमेंट्स बना देता हूं, एकदम रफली बना रहा हूं मैं एक बार, ठीक है ना, क्योंकि इंटेग्यूमेंट्स का तो अभी कोई हमें वैल्यू देखनी नहीं है, इसलिए मैं एक बार के लिए इंटेग्यूमेंट्स ऐसे जनरली बना रहा हूं। अरे भैया एक बार ऐसे मैंने इंटेग्यूमेंट्स बना दी। अरे सर वो बीच में जो एम्ब्रियो सैक था वो कहां गया, वो बनेगा, अभी बना नहीं है, वो बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये मैंने क्या किया, न्यूसेलस बनाया। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, ये माइक्रोपाइल था, है ना, ये वाला पोर्शन जो है वो माइक्रोपाइल था, ठीक है। अब यहां पर पता है क्या होता है, न्यूसेलस सेल्स होती है, ये बहुत सारी न्यूसेलस सेल्स होती है, इनमें से कोई एक न्यूसेलस सेल जो होती है, कोई एक न्यूसेलस सेल, मान लो ये वाली न्यूसेलस सेल, ये वाली न्यूसेलस सेल, ये क्या होती है, डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाती है। डिफरेंशिएट होने का मतलब ये होता है कि अपने अंदर कुछ चेंज लेके आती है, ठीक है, और सडनली क्या होता है, ये एक्टिव हो जाती है, ठीक है। और कहां की सेल, ऊपर की सेल नहीं, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कोई एक सेल जो न्यूसेलस की होती है, वो एक सेल जो होती है वो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाती है,
ठीक है, डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाती है। और माइक्रोपाइल जो होता है उसके पास में से ही कोई सेल होती है, मान लो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, हाँ ऊपर की सेल्स नहीं होगी। माइक्रोपाइल के पास की एक सेल जो होती है वो एक्टिव हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है। अब पता है क्या बोलते हैं इसको, अब इसको हम बोलते हैं मेगास्पोर, सॉरी मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं इसको, मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं इसको, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं MMC, मेगास्पोर मदर सेल। चलो इसको बाहर निकाल लेते हैं सर, इस मेगास्पोर मदर सेल को बाहर निकालिए। ओके, ये MMC है, मेगास्पोर मदर सेल। पता है इसकी प्लॉइडी क्या होती है, ये 2n सेल होती है, ये 2n सेल है। 2n का मतलब क्या होता है, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है उसके 2 पेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, या मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कंप्लीट है, जितने होने चाहिए, ठीक है। ये 2n सेल होती है, डिप्लॉइड सेल, ठीक है। अब क्या होगा, इस डिप्लॉइड सेल के अंदर आगे मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होगा, इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं मियोसिस फर्स्ट, और इन सेल में आगे चल करके होगा मियोसिस सेकंड। आपको पता है मियोसिस जो होता है उसके अंदर एक 2n सेल जो होती है वो आगे चल करके 4n सेल्स बनाती है, मतलब 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाती है। तो ये हैप्लॉइड सेल्स जो होती है ये n, यानी कि हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम का केवल एक ही सेट प्रेजेंट है। ये 4 के 4 जो होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं मेगास्पोर। सर ऐसी कुछ प्रोसेस जो हमने माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे भी देखी थी, याद हो तो, याद है उस समय अपनों ने बोला था वही यहां पर स्पोरोजिनस टिश्यू था माइक्रोस्पोरेंजिया में, उसकी एक सेल पोलन मदर सेल PMC बोलते हैं, वो एक सेल आगे चल करके क्या करती है 4 माइक्रोस्पोर बनाती है। चारों के चारों माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो ऐसे टेट्राड के फॉर्म में लगे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, है ना। फिर उसमें मैंने कहा था कि हर एक माइक्रोस्पोर जो होता है वो आगे चल करके क्या होगा, पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही यहां पर एक सेल ही होती है, ठीक है ना, सारी सेल्स नहीं करती है, सिर्फ एक सेल करती है, उसको मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं, MMC कहते हैं, डिप्लॉइड सेल होती है, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट और ये करेगी मियोसिस सेकंड, ये करेगी मियोसिस सेकंड, ये दोनों सेल्स, और आगे चल करके दो सेल्स बनाएंगी, ये 4 सेल्स बनेंगी। इन चारों को क्या बोलते हैं, मेगास्पोर, और चारों के चारों कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। वहां जो 4 माइक्रोस्पोर बन रहे थे ना, चारों के चारों माइक्रोस्पोर जो है वो आगे चल के 4 पॉलन ग्रेन बना रहे थे। यहां इनमें से 3 मेगास्पोर खत्म हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, बेचारा केवल एक मेगास्पोर जो है ना वही एक्टिव रहता है, ये एक्टिव होता है, एक्टिव मेगास्पोर। सर क्या पढ़ा रहे हो आप, भूल तो नहीं गए? मैं ये पढ़ा रहा हूं कि जो एम्ब्रियो सैक है, ये जो एम्ब्रियो सैक है ये कैसे बनेगा, है ना। अब देखो ध्यान से सुनना, आ गया, ये रहा हमारा क्वेश्चन। यहां पर न्यूसेलस था, न्यूसेलस की कोई एक सेल एक्टिव हो जाएगी, कौन सी सेल, माइक्रोपाइल के पास वाली सेल, वो एक्टिव होकर के मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी, ठीक है, वो MMC कहते हैं, 2n होती है, मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाती है, 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, एक जो होता है वो कैसे रहता है, एक्टिव रहता है, ठीक है। अब क्या होगा, इस प्रोसेस को पता है MMC मेगास्पोर मदर सेल से आगे मेगास्पोर्स बनने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे पता है पोलन मदर सेल से जो 4 माइक्रोस्पोर बन रहे थे, ठीक है ना, उस प्रोसेस को हमने बोला था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एग्जैक्टली जो मेगास्पोर बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मैं यही बताने वाला हूं मेगास्पोरोजेनेसिस। देखो, द प्रोसेस ऑफ formation of megaspores from the megaspore mother cell is called megasporogenesis, है ना। Ovules generally differentiate in a single megaspore mother cell जिसको हम MMC बोलते हैं in the micropylar region। देख लो ओव्यूल के अंदर क्या होता है, न्यूसेलस की जो सेल होती है उसके अंदर जो माइक्रोपाइलर रीजन होता है उसके पास में
मेगास्पोर मदर सेल बनती है, ठीक है ना, वो डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाती है, एनसीईआरटी की लाइन है ये, ठीक है ना, उसको हम एमएमसी बोलते हैं। It is a large cell containing a dense cytoplasm and a prominent nucleus. This MMC undergoes to the meiotic division. देख लो meiotic division दिखा रखा है अपनों ने, ये दिखा रखा है meiotic division। चार क्या बने, मेगास्पोर बने। ओके, अब यहां देखो, ये जो एक मेगास्पोर होगा ना, जो एक्टिव रहेगा, उस एक मेगास्पोर से आगे एम्ब्रियो सैक बनेगा। मैं फिर अपना एक डायग्राम लेके आऊंगा। अभी 4 मेगास्पोर बनाए थे, याद हो तो, है ना, 4 मेगास्पोर बनाए थे। कैसे थे चारों के चारों? हैप्लॉइड थे सर। ओके, हैप्लॉइड थे। उसमें से 3 डीजनरेट कर दिए थे, कर देते हैं डीजनरेट, हो गए डीजनरेट। ये पीछे बचा क्या? एक्टिव मेगास्पोर, एक्टिव मेगास्पोर। चलो फिर पकड़ो इस एक्टिव मेगास्पोर को, लाओ पकड़ते हैं, चलो नीचे लाओ इसको, लो ले आते हैं नीचे इसको। आजा बच्चों नीचे आजा। ये रहा एक्टिव मेगास्पोर और ये इसका न्यूक्लियस, करेक्ट, इसका न्यूक्लियस होता है। अब पता है क्या होता है, ये जो एक्टिव मेगास्पोर होता है ना, इस एक्टिव मेगास्पोर में सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है। न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब पता है आपको? सिर्फ न्यूक्लियस जो होता है ना वो डिवाइड करता है, ठीक है ना, सेल डिवाइड नहीं करती। मतलब इसी के अंदर क्या होगा, एक ही सेल के अंदर क्या होगा, एक से ज्यादा न्यूक्लियस बनेंगे। बना लेते हैं और न्यूक्लियर डिवीजन करते हैं इसमें। जब न्यूक्लियर डिवीजन करेंगे तो एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा, और ये जो 2 न्यूक्लियस होते हैं ये दोनों अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो डिवीजन होता है ना, ये माइटोसिस होता है, ठीक है ना। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, जो न्यूक्लियस बनेंगे वो सारे के सारे न्यूक्लियस जो होंगे वो माइटोसिस के थ्रू बनते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी सेम रहेंगे, है ना। तो यहां पर क्या होगा, दोनों ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर आगे चल करके इसमें 2 से 4 न्यूक्लियस बनेंगे। पता, ये जो 2 सेल वाली स्टेज होती है ना, इसको हम बोलते हैं 2 न्यूक्लिएट स्टेज। फिर जो 4 सेल वाली होती है इसको हम बोलते हैं 4 न्यूक्लिएट स्टेज। फिर यहां पर 4 से बनती है 8 न्यूक्लियस वाली, 4 5 6 7 8, इस स्टेज को बोलते हैं 8 न्यूक्लिएट स्टेज। तो मैं लिख देता हूं, तो 2 न्यूक्लिएट स्टेज, 4 न्यूक्लिएट स्टेज और 8 न्यूक्लिएट स्टेज। ये मतलब एक ही सेल में सर 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। हाँ बन जाते हैं, ये माइटोसिस के थ्रू बनते हैं। 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8। कितने माइटोसिस हुए यहाँ पे? पहला, दूसरा, तीसरा, 3 माइटोसिस होता है यहाँ पे। इससे पहले एक मियोसिस हो चुका है। आपको पता है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड जो होता है ना, इसको कॉमनली मिला करके एक सिंगल मियोसिस बोलते हैं। तो एक मियोसिस और 3 माइटोसिस, 3 माइटोसिस होते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एम्ब्रियो सैक बनने के लिए कितने माइटोसिस और कितने मियोसिस चाहिए होते हैं। हमें 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस चाहिए होते हैं। अब क्या होगा सर, ये 8 न्यूक्लियस तो बन गए इसके अंदर, इसको 8 न्यूक्लिएट स्टेज भी बोल दिया। चलो फिर एक और डायग्राम बताते हैं। ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये कुछ इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि 3 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ, 3 न्यूक्लियस नीचे की तरफ और 2 न्यूक्लियस जो होते हैं वो बीच में रह जाते हैं। ये कुछ ऐसे अरेंज हो गए। अब पता है इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर सेल वॉल आने लगती है। बना देते हैं सेल वॉल, के ऊपर सेल वॉल आने लगती है। एनसीईआरटी जो है वो ये बोलती है कि सेल वॉल फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है, जब 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ जाती है उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, उससे पहले नहीं होता। तो यहां पर एक बात सुनो, ये बन गया एम्ब्रियो सैक, यही तो बनाया था, याद करो पीछे की तरफ ऐसा ऐसा ही तो कुछ था सर, ऐसा ऐसा ही कुछ था। कहां गया, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। देखो 3 सेल्स नीचे, 3 सेल्स ऊपर और 2 बीच में, मतलब 2 न्यूक्लियस है और एक सिंगल सेल बीच में, है ना। यही बताया था ना। ये एम्ब्रियो सैक है, ये एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है। मैच्योर एम्ब्रियो सैक है, ठीक है।
अब सुनिए इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या क्या तामझाम है इसके अंदर, ये दिखते हैं अपने। देखो आपको ऊपर की तरफ 3 सेल्स दिख रही, ऊपर की तरफ 3 सेल्स दिख रही। ये तीनों सेल्स जो होता है इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स, ये एंटीपोडल सेल्स। बीच में जो सेल दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, इसको हम सेंट्रल सेल कहते हैं। और इस सेंट्रल सेल के अंदर पता है क्या, 2 न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं, 2 न्यूक्लियस है ना। तो एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं तो हम उसको न्यूक्लियाई कह देते हैं, है ना। 2 न्यूक्लियाई, इनको नाम देते हैं पोलर न्यूक्लियाई, तो नाम दे देते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये है, इसको मैं लिख देता हूं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। अच्छा अब नीचे की तरफ जो 3 सेल्स दिखाई देती हैं अपने को, ये जो तीनों सेल्स होती हैं उसमें से जो बीच वाली सेल है इसको हम बोलते हैं एग सेल। यही है, अरे यही है वो कौन, फीमेल गैमेट, ठीक है ना। एग सेल, एग सेल होती है, ये फीमेल गैमेट है। फीमेल गैमेट, करेक्ट। उसके बाद जो साइड में जो 2 सेल्स होती है, जो साइड में 2 सेल्स दिखाई दे रही है आपको, इन सेल्स को बोलते हैं साइनर्जिड सेल्स। साइनर्जिड सेल्स, ये इस तरफ वाली भी और उस तरफ वाली भी, ठीक है। यहां जो साइनर्जिड सेल्स जो होती हैं उनके अंदर क्या होता है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलते हैं। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं ना, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम नाम देते हैं पिलिफॉर्म एपरेटस। पिलिफॉर्म एपरेटस, ये होते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस। ये फिलिफॉर्म एपरेटस का काम क्या है सर, फिलिफॉर्म एपरेटस जो होता है वो पॉलन ट्यूब आती है, पॉलन ग्रेन से एक ट्यूब निकलती है छोटी सी, दैट इज कॉल्ड पॉलन ट्यूब, है ना। वो जो पॉलन ट्यूब होती है उसको डायरेक्शन देने का काम ये हमारे फिलिफॉर्म एपरेटस करते हैं। दोनों में होती है, ठीक है ना, साइनर्जिड सेल्स में दोनों में होती है। अच्छा एक चीज और सुनिए, नीचे की तरफ एक एग सेल और 2 साइनर्जिड सेल्स मिलती है। इनका जो ग्रुप होता है, एक एग सेल का, 2 साइनर्जिड सेल का, इनके ग्रुप को हम बोल देते हैं एग एपरेटस। इसको एग एपरेटस कह देते हैं, ठीक है। एग एपरेटस, एक एग सेल और 2 साइनर्जिड सेल्स। साइनर्जिड सेल कितनी है, 2 है। ये होता है एम्ब्रियो सैक और उसके अंदर प्रेजेंट रहने वाली स्ट्रक्चर्स। अब एक बात सुनना, देखो एक चीज बताता हूं, यहां पर सेल्स कितनी है, ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5 6 और एक ये कंप्लीट सेल 7 सेल्स है। 1 2 3 4 5 6 7 सेल है। लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं, न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस। इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब सर इस एम्ब्रियो सैक में सेल्स तो 7 ही है लेकिन न्यूक्लियस जो है वो 8 है। तो एक एम्ब्रियो सैक जो होता है वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है नीट के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर ये पूछा गया है कि जो ये सेल्स जो होती है इसके अंदर, मतलब जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके अंदर सेल्स कितनी होती है और न्यूक्लियस कितने होते हैं। तो 7 सेल्स है और 8 न्यूक्लियस है, करेक्ट। तो देखो अब अपने एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर यहां कंप्लीट होती है। सुनो मैं फिर से बता देता हूं, मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या किया था अपनों ने, मेगास्पोरोजेनेसिस जो था उसके अंदर अपनों ने एक सेल जो थी, जो सेल कहां से बनी थी, न्यूसेलस से बनी थी, ओके। उस सेल को मेगास्पोर सेल बोला था। उसने क्या किया सर, 1 से 2 और 2 से 4 मेगास्पोर बनाए थे। एनसीईआरटी ये डायग्राम देखती है, देखो, ठीक है ना। यहां पर देखो ये जो पूरी सेल आपको दिख रही है ये मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है। ये न्यूसेलस सेल्स है, इसके आसपास न्यूसेलस सेल्स है, ठीक है। ये माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड जो होता है ना उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि जिस तरफ से इंटेगुमेंट्स नहीं होते वो उस तरफ की बात कर रहे हैं कि इस तरफ इंटेगुमेंट्स नहीं है, मतलब ये ओव्यूल ऐसे दिखा रखा है इसने, ऊपर की तरफ है ये माइक्रोपाइलर, ठीक है। यहां पर क्या होता है, ये न्यूसेलस है, ठीक है। ये मेगास्पोर मदर सेल 1 से 2, इसको बोल देते हैं मेगास्पोर डायड बोला इसने, क्योंकि पहले 1 से 2 ही सेल्स बनती है, ठीक है। और इसके बाद 1 2 3 और 4, इसको हम बोल देते हैं मेगास्पोर टेट्राड। मेगास्पोर टेट्राड कह देते हैं, मतलब 4 मेगास्पोर बने। लेकिन आपको तो पता है उसमें से तो 1 2 3 जो है वो खत्म हो जाएंगे और एक अकेला मेगास्पोर जो होगा वो कैसा रहेगा, एक्टिव रहेगा।
ओके, अब जो एक मेगास्पोर एक्टिव रहेगा, ये रहा पोर्शन, वो एक मेगास्पोर जो होगा वो क्या करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनाएगा। 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनने के बाद यहां पर न्यूक्लियस इस तरह से अरेंज हो जाएंगे कि क्या होगा, 3 ऊपर की तरफ, 3 नीचे की तरफ और 2 न्यूक्लियाई जो होते हैं वो बीच में रहेंगे। तो यहां पर बन जाती है एक 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। ठीक है ना। अब एनसीईआरटी के डायग्राम्स देख लेते हैं एक बार। देखो फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक जो है उसके बारे में बात करेंगे। ये देखो, ये रहा, ये एक्टिव मेगास्पोर, 1 से 2 न्यूक्लियस बने, दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ चले गए, 2 से 4, 4 से 8, वो है ना 4 से 8 और 8 ये इस तरह से अरेंज हो गए कि 3 एक तरफ, 3 न्यूक्लियस एक तरफ और 2 बीच में हो गए। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या हो जाएंगी, सेल वॉल बनने लगेगी। ठीक है। अब यहां पर देखो 3 ऊपर की तरफ होती है, इनको हम एंटीपोलर सेल्स बोलते हैं। ठीक है। नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ देखो ये एक एग सेल है, ये पीछे की तरफ दिखा रखी है एग सेल, आगे की तरफ दिखा रखी है साइनर्जिड सेल्स। साइनर्जिड सेल में दिखा रखा है ये देखो फिलिफॉर्म एपरेटस, यूं दिखा रखा है, देखो ये फिलिफॉर्म एपरेटस होते हैं। करेक्ट। बीच में जो होता है वो पोलर न्यूक्लियाई होती है और इसके बाहर की तरफ जो ये पूरी सेल बन जाएगी ये हो जाएगी सेंट्रल सेल। ये पोलर न्यूक्लियाई इसके अंदर दोनों जो होते हैं, दिखा। यहां पर ये एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है, ये देखो मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ठीक है। और यहां पर ये डेवलपमेंट बता रहा है फीमेल गैमेटोफाइट का, मतलब एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट बता रहा है। तो चलिए अब इसकी थ्योरी देखते हैं। ये बोलता है फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है। देखो, इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर्स इज अ फंक्शनल व्हाइल द अदर 3 डीजेनरेट। उन 4 मेगास्पोर में से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और केवल एक मेगास्पोर रहता है। ओके, ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है वो आगे चल करके एम्ब्रियो सैक जो होता है उसका फॉर्मेशन करता है। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही मेगास्पोर से आगे चल करके एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है। ओके, देखो, The nucleus of the functional megaspore divides mitotically. Mitotically देखो, mitotically मतलब क्या होता है? Mitotically का मतलब होता है कि आगे चल करके जो डिवीजन होगा उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे to form 2 nuclei which moves to the opposite poles and the forming 2 nucleate structure या 2 nucleate embryo sac। ये देखो 2 न्यूक्लियस दोनों ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले गए। ओके सर, यहां पर भी तो दिखाया था मैंने, ये भी दिखा। उसके बाद देखते हैं 2 more sequential mitotic nuclear division results the formation of the 4th nucleate and the latter 8 nucleate stages of the embryo sac। उसके बाद क्या होगा, 4 nucleate stage बनती है और उसके बाद 8 nucleate stage बनती है। ओके, ये बन गई थी। 2 और डिवीजन होंगे, 4 nucleate 8 nucleate। अपने वाले डायग्राम से देख लेते हैं, 4 nucleate 8 nucleate। ओके, उसके बाद क्या होता है, इट इज द इंटरेस्ट टू नोट दैट, इंटरेस्टिंग है, नोट कीजिए, दीज मियोटिक डिविजन्स आर द स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। ये बोलता है कि यहां पर ये जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर है, मतलब यहां पर सेल डिवीजन नहीं होगा, न्यूक्लियस ही फ्रीली डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है ना। That is the nuclear divisions are not followed immediately by the cell wall formation। इसीलिए इनके यहां पर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। फिर ये बोलता है कि देखो, आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज द सेल वॉल्स आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। लेकिन उसके बाद जब 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं फिर उसके बाद सेल वॉल बननी स्टार्ट होती है और जब कंप्लीटली सेल वॉल बन जाती है तो हमारा एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक बनता है। ये रहा मैच्योर एम्ब्रियो सैक। करेक्ट, आगे चलते। ओके, देखो, 6 of the 8 nuclei are surrounded by the cell walls and organized into the cells। यानी कि 6 जो होती है न्यूक्लियाई जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं सेल वॉल से। हालांकि पता है क्या, बाद में तो ये भी हो जाता है, स्टार्टिंग में ना, स्टार्टिंग में ये वाली सेल जो होती है ना ये से सराउंडेड नहीं होती। ठीक है ना, मैं पहले ही बताता हूँ, हालांकि मैंने बताया है कि वो सराउंडेड होती है, शुरुआत में नहीं होती। जब मेल गैमेट आकर के इनके साथ फ्यूज हो जाएगा, आगे आएगा, उसके बाद क्या होता है, ये एक सेल का फॉर्मेशन कर लेती है। शुरुआत में ये 2 न्यूक्लियाई जो होते हैं ना ये फ्रीली पड़े रहते हैं। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी ऐसा लिखती है
कि 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into the cells, and the remaining 2 nuclei are called polar nuclei, are situated below the egg apparatus in the large central cell. यानी कि यहां पर बीच में बड़ी सारी सेंट्रल सेल होती है, यहां पर ये पोलर न्यूक्लियर लगे होते हैं, और वो क्या बोलता है, देखो एग एपरेटस, ये पूरा एग एपरेटस होता है, इसके नीचे लगे होते हैं सर, इसके तो ऊपर लगे हुए हैं ना। एक मिनट सुनो, फिर वही स्ट्रक्चर बात करता हूं। यूं, क्या ये टिप पार्ट है ओव्यूल का? हाँ सर ये टिप पार्ट है, देखो टिप था नहीं, टिप नीचे आ गया। इस टिप पार्ट के नीचे यहां सेंट्रल सेल लगी होगी, ये टिप पार्ट होगा। इधर की तरफ माइक्रोपाइल होता है, ये माइक्रोपाइल है, इस तरफ ये माइक्रोपाइल है। माइक्रोपाइल के ठीक नीचे, उसके ऊपर नहीं बोलेंगे, अगर ये ऐसे होता, ये माइक्रोपाइल यहां होता, तो ये इसके नीचे होता ना सेंट्रल सेल, तो इसीलिए ये इसके नीचे बोला गया, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी कहती है there is a large central cell, there remaining 2 nuclei called polar nuclei situated below the egg apparatus in the large central cell, correct. There is a characteristic distribution of the cells within the embryo sac, और ये distributional जो होता है cells कैसे होती है वो बताते हैं। 3 cells group together at the micropylar end and constitute the egg apparatus. 3 cells जो होती है, जो micropylar end पर होती है, ये रही micropylar end पर 3 cells क्या बनाती है, egg apparatus बनाती है, ओके। The egg apparatus in turn consists 2 synergid cells, okay, and 1 egg cell, correct. Egg apparatus में क्या होता है, 3 चीजें होती है, ये रहा egg apparatus, एक egg cell और एक synergid cell, 2 synergid cell, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। और the synergids have a special cellular thickening at the micropylar tip is called filiform apparatus. यहां पर क्या होता है, यहां पर स्पेशल थिकनेस मिलती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस, ठीक है, विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब्स इनटू द साइनर्जिड्स, ठीक है ना। वो क्या करती है, पॉलन ट्यूब को गाइडेंस देने का काम करती है, भैया कि आप पॉलन ट्यूब दीदी आपको ना इस डायरेक्शन में जाना है, आगे जाना है, ताकि वो फीमेल पार्ट तक या फीमेल गैमेट तक पहुंच सके, ठीक है ना। 3 cells at the chalazal end are called antipodal cells, ओके, ये रही ऊपर की तरफ, ये chalazal end होता है, एंटीपोडल सेल्स मिलती है यहाँ पे। The large central cell, as the mentioned earlier, has a 2 polar nuclei, okay. Thus, a typical angiosperm embryo sac at maturity throughout the 8 nucleate and 7 celled, okay, देख लो 8 nucleate structure होती है और 7 celled structure होती है। तो यहाँ पर ये embryo sac जो है उसका फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने स्टार्टिंग से देखा कि जो फीमेल पार्ट होता है पिस्टिल या जिसको हम कार्पल बोलते हैं, उसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, करेक्ट। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी जो है उसको करने के बाद हमने देखा कि हम बात करते हैं ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स की। ओवेरी के अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि अगर मैं ओव्यूल का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटूंगा तो मुझे क्या क्या दिखेगा, वो हमने देखा था कि ओव्यूल के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटने पर बाहर इंटेगुमेंट्स, फिर न्यूसेलस दिखाई देता है, फिर न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है। अभी बाद में आपने बात की कि न्यूसेलस जो होता है उसके अंदर एम्ब्रियो सैक स्टार्टिंग में नहीं होता, वो बाद में बनता है ना। साइनर्जिड सेल्स जो होती है उसका कोई एक सेल डिफरेंशिएट होती है और 4 मेगास्पोर बनाती है। वो 4 मेगास्पोर में से 3 जो होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं और एक जो एक्टिव मेगास्पोर होता है वो आगे चल करके क्या करता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से 2, 4 एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज आती है। 8 न्यूक्लिएट स्टेज आने के बाद क्या होता है, उनके अंदर सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होने के बाद वो एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक बन जाता है। तो यहां पर हमने देखा कि मेल गैमेट जो है वो अपनों ने लास्ट लेक्चर में देखे थे कि 2 मेल गैमेट है वो रेडी है। अब हम बात करेंगे फीमेल गैमेट की। फीमेल गैमेट की जब हमने बात करी, ठीक है, तो फीमेल गैमेट्स जो होता है वो यहाँ रेडी है, ये रहा ये फीमेल गैमेट जिसको हम एग सेल है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पॉलिनेशन के बारे में, ठीक है ना। पॉलिनेशन के दौरान हम क्या करेंगे, जो पॉलन ग्रेन्स है वो क्या करेंगे, वो पहुंचाए जाएंगे फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक। पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि फर्टिलाइज कैसे होता है, पॉलन ट्यूब्स कैसे निकलती है, इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल।